टॉपिक पढ़े थे। तुगलक वंश और खिलजी वंश हो गया था ना दिल्ली सल्तनत का। आज बचेगा सैयद और लोधी वंश। इसमें सैयद वंश देखते हैं और लोधी वंश। ठीक है, तो हम लोग देखे कल खिलजी और तुगलक, और उसके बाद कौन सा वंश आएगा? सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद राजनीतिक। तो अब सैयद वंश का स्थापना जो है कौन किया था? खिजर खान ने किया था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। रैयत मतलब होता है टैक्स देने वाला किसी को। ठीक है, तो खिजर खान जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? तो रैयत ए आला। रैयत का ही मतलब होता है किसी के अधीन काम करके उसको टैक्स देना। ठीक है, तो रैयत ए आला। और ये किसका थी? सेनापति था, तैमूर का था ना। खिजर खान तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, मुल्तानपुर, लाहौर और दीपालपुर का जो है ना शासक नियुक्त किया था। कौन? तैमूरलंग ने इसे नियुक्त किया। तो खिजर खान नियमित रूप से तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। शाहरुख जो है तो किसका पुत्र हो गया? तैमूरलंग का। इसको टैक्स भेजा करता था। कौन? खिजर खान। खिजर खान की मृत्यु हो गई 20 मई 1421 को। 20 मई को 1421 को मृत्यु हो गया। 1414 में क्या था? स्थापना क्या था, और 1421 में इसका मृत्यु हो गई। मतलब 7 साल क्या किया? शासन किया। खिजर खान के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा, यानी सुल्तान दिल्ली सैयद वंश का सुल्तान बना। कौन? खिजर खान। कब? शाह की उपाधि धारण से, मतलब 1421 में ही बैठा होगा इसकी मृत्यु के बाद। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। मतलब अहमद सरहिंदी को जो है किसका संरक्षण प्राप्त? मुबारक शाह का। तो मुबारक शाह का प्राप्त था। विषय में जानकारी, यानी इसकी पुस्तक जो है तारिक ए मुबारक शाही में सैयद वंश के क्या था विषय के बारे में जानकारी मिलता है। सैयद वंश की विषय की जानकारी किस पुस्तक में? तारिक ए मुबारक शाही में। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। यमुना नदी के किनारे जो है मुबारकाबाद नामक स्थान का कौन किया है? मुबारक शाह किया था। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान हो गया अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्ष तक चला था। ठीक है, सैयद वंश का लाइट। हाँ, तो यमुना के किनारे जो है मुबारकाबाद की स्थापना कौन किया था? मुबारक शाह। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। और सैयद वंश लगभग कितना वर्ष तक शासन हुआ? 37 वर्ष तक शासन। दिल्ली सल्तनत में ये चौथा वंश है, सैयद वंश। इससे पहले हम लोग गुलाम वंश देखे, खिलजी, तुगलक, और चौथा है सैयद। सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा खिजर खान। इसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह बना 1421 में। फिर अंतिम शासक हो जाएगा इसका अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, मुबारकाबाद नामक यमुना नदी के किनारे जो है शहर की स्थापना कौन किया था? मुबारक शाह ने किया था। ठीक है, और खिजर खान को जब तैमूरलंग वापस लौट गया था तो कहाँ का क्षेत्र सौंप के चले गया था? तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। बस इस तरह सैयद वंश का इतना ही है। 3 ठो शासक है, और थोड़ा सा बस लूसेंट के अनुसार, अगर और दूसरे सोर्स के अनुसार ज़्यादा हो सकता है क्या। अब लोधी वंश देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना 1451 से 1526 तक है। मतलब 1451 में स्थापना किया, और 1526 प्रथम युद्ध हुआ था, उसके साथ क्या हुआ? समाप्त हो गया। दिल्ली वंश का भी क्या हो गया? समाप्त हो गया था वहाँ से। इस प्रकार 75 वर्ष शासन चला इसका। उसके बाद लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, एवं 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोधी जो है किस उपाधि से? बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी। मतलब इससे पहले जितना भी था मुस्लिम था। ठीक है, मुस्लिम तो था ही, मतलब अरबों का था। और गजनी साम्राज्य के अंतर्गत जो है गौड़ प्रांत का था ना, मोहम्मद गौरी, उसी का नाम थी, गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका अफगान राज्य का स्थापना करने का श्रेय सबसे पहले किसे? बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन, यानी बहलोल अपने नाम का सिक्का जारी किया था। यानी कि ये भी बोल सकते हैं अपने नाम का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक दिल्ली सल्तनत का बहलोल लोधी हो जाएगा। वह अपने
सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। सरदार को क्या? मकसद-ए-अली कहकर। वह अपने सरदार के खड़े रहने पर स्वयं भी क्या था? खड़ा रहता था। सिकंदर शाह की उसके बाद खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र जो है ना निजाम 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। उसका मृत्यु दिया है उसने? नहीं दिया। 1489 में कौन बैठ गया? सिकंदर शाह। सुल्तान सिकंदर शाह मतलब उसका पुत्र हो गया निजाम खां। कब बैठा? तो 17 जुलाई 1489, यानी मूल नाम हो गया निजाम खां, बैठा था सुल्तान सिकंदर शाह का। सिकंदर शाह को ही हम लोग बोलते हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। भूमि के लिए भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। सिकंदर लोदी ही ने किया था, यानी गजे सिकंदरी का प्रचलन कौन? सिकंदर लोदी। और किसके लिए? तो भूमि मापन के लिए। सन का डंडी हो जाएगा वो शेरशाह सूरी। वो गुलरुखी शीर्षक के जो है फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखा था। कौन लिख रहा था? सिकंदर लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बना लिया। आगरा शहर का स्थापना किया 1504 में, और बाद में उसको राजधानी भी बना लिया। इससे पहले राजधानी कहाँ था? पहले था देवगिरी, के बाद दौलताबाद। दिल्ली था, दिल्ली से दौलताबाद उसी को देवगिरी ही बोलते थे। लाया, फिर देवगिरी से आ गया कहाँ? आगरा। पहला राजधानी लाहौर, उसके बाद दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दौलताबाद। और दौलताबाद से लेके आ गया आगरा। आगरा जो है लगभग लोदी वंश में आया। और कौन लेके आया? तो सिकंदर शाह। सिकंदर लोदी या सिकंदर सुल्तान सिकंदर शाह बोल सकते हैं। फिर इसके आदेशानुसार संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में जो है ना फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया था। एक आयुर्वेद था संस्कृत में, आयुर्वेद मतलब चिकित्सा से संबंधित होता है, और संस्कृत में लिखा हुआ उसको जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। किसके आदेश से? सिकंदर लोदी का। किस नाम से? तो फरंगे सिकंदरी। इसने नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था, नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर था ना, उसमें से जो है पुस्तकालय को लूटा था। कौन? FST 1300 पुस्तक, उसमें से कुछ को फारसी में अनुवाद करा था। अब फिर ये क्या क्या ज्वालामुखी मंदिर को, मूर्ति को कुछ नहीं किया था, हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन यह जो है सिकंदर लोदी क्या क्या ज्वालामुखी मंदिर से उसका मूर्ति को तोड़वा के कसाई को जो है मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। यही ना किया था, और कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने तथा मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने क्या किया? मुसलमान के लिए तजिया निकालने के लिए, और दूसरा महिलाओं जो था मुस्लिम महिला पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पहले क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ था? नगरकोट में। उसका मूर्ति को तोड़ के कसाई को दे दिया, और उसके बाद जो है मुसलमानों के लिए तजिया निकालने, और मुस्लिम स्त्री के लिए जो है पीरों और मजार पर जाने के लिए प्रतिबंध, संतों के मजार पर जाने प्रतिबंध। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गया। कब? 21 नवंबर 1517 को। 21 नवंबर 1517, मतलब 1489 से लेकर 1517 तक टाइम पीरियड हो गया इसका शासनकाल। इसी दिन इसका पुत्र जो है इब्राहिम साहब की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। आगरा का सिंहासन पर बैठ गया कौन? इब्राहिम साहब, इसी का पुत्र था। फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हारा, और इसी युद्ध में वह क्या हुआ? मारा भी गया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मात्र कितना वर्ष? 17 में बैठा था, 3 वर्ष इधर हो गया, और 6 साल 9 वर्ष। फिर बाबर को भारत का आक्रमण के लिए ना भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रण किया था। कौन? पंजाब का शासक दौलत खान लोदी, और दूसरा इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने दिया था। यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण कौन? पंजाब का शासक दौलत खान लोदी और उसका चाचा आलम खान। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। वजीर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। मोट के मस्जिद का निर्माण 1505 में 1505 में किया गया था। ठीक है, हाँ, इसको कौन किया था? तो मियाँ भैया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? यानी पांचों दिल्ली सल्तनत का पूरा पीरियड टाइम क्लियर हो गया।
अब यहाँ बचा है इसका क्या, प्रशासनिक थोड़ा शासन व्यवस्था दिल्ली सल्तनत का, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो टाइम कितना वीडियो का टाइम दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? 10 घंटा। हाँ 10:32। 10:32 हो रहा है, चलिए ठीक 10 मिनट में हो जाएगा। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? सुल्तान। केंद्र प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गया था। ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन जब आया था ना तो अमीर जो था पहले वहाँ तुर्क अमीर रहता था, बाद में दिल्ली का भी जो लोकल वाला अमीर था ये सब भी प्रभाव हो गया। इसके बहलोल लोदी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा, जब अमीर सब खड़ा रहता था बहलोल लोदी खुद उसके सम्मान में खड़ा हो जाता था। तो जब बलबन था और अलाउद्दीन था वो सब क्या किया, समाप्त कर दिया था उसको। उसके बाद अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष था यही लोदी वंश के शासन किसके टाइम में, तो बहलोल लोदी के शासन। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहते हैं। मंत्री परिषद जो होता था उसका नाम खलवत, मजलिस एक खास हो गया, मजलिस एक खलवत की बैठक होता है। मजलिस मंत्री परिषद का जहाँ पे बैठक होता था उसको बोलते थे मजलिस एक खास। बार एक खास, इसमें सुल्तान कभी दरबारियों, खानों एवं अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को क्या करता, बुलाता था। यही बार एक खास में ना ये सबको सुल्तान का दरबारी हो गया, खानों, अमीरों एवं मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें, तो बार एक खास में, जहाँ पे मंत्री परिषद क्या करता था, बैठक करता था वहीं पे। उसके बाद बार ए आजम अगर देखेंगे तो सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था यहीं पे बार ए आजम में। बार ए आजम में हो गया क्या, अधिकांश यानी राज का जो काम करने का ऑफिस जिस तरह होता है ना तो उसी तरह राजा का ऑफिस हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं बार ए आजम। अब बार ए खास जहाँ पे बहुत सारा मालिक हो गया, रईस हो गया और दरबारी सबको बुलाता था। उसके बाद मजलिस एक खास हो गया जहाँ मंत्री परिषद का बैठक होता था। अब मंत्री परिषद को हम लोग क्या बोलते थे, तो मजलिस एक खलवत। उसके बाद मंत्री में उसे एवं उससे संबंधित विभाग, मंत्री और उससे संबंधित विभाग, जैसे वजीर हो गया प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, और मुशरिफ ए मुमालिक जिसको हम लोग बोलते हैं महालेखाकार। अभी यही ना, तो महालेखाकार उस समय उसको बोलते थे मुशरिफ ए मुमालिक। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। प्रांत हो गया और अन्य जगह से जो आय आता था ना उसका लेखा जोखा रखता था कौन, मुशरिफ ए मुमालिक। मजमुआदार है ना, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। मजमुआदार क्या करता था, धन का हिसाब रखता था। खजीन, कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता, कोषाध्यक्ष को खजीन, और उधार दिए गए धन का हिसाब को मजमुआदार। उसके बाद मुशरिफ एवं मालिक, प्रांत एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। उसके बाद वजीर हो गया प्रधानमंत्री जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था। उसके बाद आरिज ए मुवालिक हो गया, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैन्य विभाग का जो अति होता था ना प्रमुख, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आरिज ए मुवालिक। अर्ज मतलब ये होता ना, अर्ज का क्या था, अर्ज को कौन क्या था, सेना का अति बलवन क्या था, दीवान ए अर्ज विभाग का सैन्य विभाग उसी को बोलते हैं, और उसी को दीवान ए अर्ज बोलते हैं। तो इसका गठन किया था बलवन। तो इसीलिए यहाँ आरिज आ गया ना, तो आरिज से पकड़ लेंगे तो किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख है। सद्र उस सुदूर किससे, धर्म विभाग एवं दान। सद्र हो जाएगा धर्म से और सुदूर हो जाएगा दान से। ठीक है, सद्र उस सुदूर हो गया धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था ना उसको काजी होता था, काजी उल कजात कहा जाता है। कजात हो गया क्या, न्याय वाला, और उसी का जो प्रमुख होगा उसको बोलेंगे काजी। काजी इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था ना, कौन, एमबीटी। बड़ित ए मुवालिक हो गया, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर हो गया, सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था ये वकील ए दर। दीवान ए खैरात हो गया, दान विभाग। दीवान ए बंदगान हो गया, दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन। दीवान ए बंदगान, दास। दीवान ए खैरात, दान विभाग। दीवान ए बंदगान, दास। ठीक है, तो ये सब जो है जितना विभाग है ना
तो इसका जब अब कौन कौन बनाया है तो इसको देखते हैं। दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग के समझिए तो बनाया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वित्त विभाग के लिए यानी मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए सबसे अच्छा काम अलाउद्दीन, तो इसीलिए एक विभाग बना दिया था दीवान ए मुस्तखराज। दूसरा दीवान ए कोई हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन दीवान ए अर्ज सैन्य है तो बलवन क्या था? अर्ज मतलब यही है ना, यहाँ पे आरिज था ना, आरिज मुवालिक, उसी को प्रमुख बोलेंगे। और दीवान अर्ज बोलेंगे सैन्य विभाग बलवन। दीवान बंदगान हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। और दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। इस्तिहाक मतलब होता है पेंशन। अब खैरात हो गया मतलब दान विभाग, दान, और उसके बाद बंदगान हो गया दास। बस इसका ना यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस है, ये विभाग और उसको कौन किया था। बस कभी कभी डायरेक्ट वजीर का पूछता है एक ठो। अब यहाँ देखते हैं दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांत में बटा हुआ था। इसमें इक्ता तथा सूबा कहा जाता था। इसे इक्ता या सूबा, यानी सबसे बड़ा प्रांत होता था ना उसको इक्ता बोलते थे या सूबा बोलते थे। और फिर इक्ता बहुत सारा, यहाँ का शासन जो है ना नायाब या वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। ठीक है, इक्ताओं को सिखों मतलब जिलों में विभाजित, इक्ता किस में बटा हुआ था? जिलों यानी सिखों में बटा हुआ था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी होता सिकदार, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। सिकदार क्या होता था? सैन्य विभाग से रिलेटेड था। इक्ताओं सिखों में और वहाँ का अधिकारी सैन्य। ठीक है, अब यहाँ है क्या भूमि से संबंधित थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं भूमि से, तब इधर देखेंगे। ठीक है, जैसे उस्र देखते हैं, मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस्र। मुसलमानों से भूमि कर लेंगे तो उस्र, और खराज हो जाएगा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। गैर मुसलमान रहेगा तो खराज, दोनों उस्र और खराज हो गया भूमि कर। उस्र रहेगा तो मुस्लिम से और खराज रहेगा तो गैर मुस्लिम से। फिर जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया कर, मतलब 2/5 ना लिया जाएगा। उसके बाद जजिया कर हो जाएगा गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, यानी मुसलमानों के अलावा हो गया जजिया कर। फिर नोट में खमस है, एक प्रकार का ये भी है क्या कर है, यानी कि लूट का धन। इसमें था पहले था 1/5, बाद में इसको कर दिया था 4/5। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है ना इसे 1/5 से कितना कर दिया? 1/4 से 3/4 कर दिया, मतलब 25% से 75% कर दिया था। ठीक है, अगर ओवरऑल बोलेंगे तो 1/5 था और उसको कर दिया 4/5, मतलब 20% से 80%। वही देखना है ऑप्शन, जब एग्जाम में पूछेगा तो या देखेंगे 75% रहेगा या 80%, दोनों में से कुछ रहेगा तो मार देना, कन्फ्यूजन नहीं होना। लेकिन अलाउद्दीन का प्रॉपर देगा तो तब वो क्या होगा 75% कर दिया था। सिखों को परगानों में विभाजित किया, यानी सिख हो गया जिला और उसको छोटा छोटा परगानों मतलब प्रखंड उखंड में बांट गया या पंचायत। आमिल परगाने का मुख्य अधिकारी, और आमिल इसका परगाना का मुख्य अधिकारी, और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। यानी परगाना का 2 अधिकारी, आमिल हो गया क्या मुख्य अधिकारी, और मुशरिफ हो गया लगान को निश्चित करने वाला। ठीक है, एक शहर में ना 100 गाँव को शामिल की शासन देख रेख कौन करता था? अमीर ए सदा नामक अधिकारी। 100 गांव के अंदर का जो शासन उसन देखता था उसको हम लोग बोलते हैं अमीर ए सदा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, और सबसे बड़ा बोलेंगे तो इक्ता या सूबा, उसी को ना इक्ता या सूबा था। सबसे बड़ा हो गया इक्ता और सूबा, और सबसे छोटी हो गया ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट, सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल कहा जाता है। यानी जो सुल्तान का अस्थाई सेना होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? खास खेल नाम दिया गया। मंगोल के सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली में जो है ना संतलत सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। यानी कि दशमलव प्रणाली पहले नहीं था, यानी जैसे 10 अश्वरोही को हम लोग बोलते थे 1 सर एक खेल, फिर 10 सर एक खेल को बोलते थे 1 सिपल सलार, फिर 10 सिपल सलार को 1 अमीर, फिर 10 अमीर को 1 मलिक, और 10 मलिक को 1 खान। यानी सबसे बड़ा हो गया पद खान और सबसे छोटा हो गया अश्वरोही। ठीक है, तो इसी को 10-10 में जो बांटा ना, तो इसी को दशमलव प्रणाली, उस दिन भी बोले थे दशमलव प्रणाली में 10 आएगा। एक होता है डेसिमल मतलब द्विधारी, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग, और दशमलव में 0 से लेके 9 तक, तो टोटल अंक को जोड़ेंगे तो कितना 10। तो इसीलिए इसको दशमलव प्रणाली, और उसमें 0 और 1 का प्रयोग होता है, इसलिए द्विधारी या बाइनरी। ठीक है, तो सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मगलिक तथा
अर्रात कहा जाता था, मगलिक तथा अर्रात कहा जाता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? इक्ता प्रथा को शुरू कौन किया था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते हैं। अच्छा नस्ल का घोड़ा तुर्की, अरब और रूस से। हाथी मुख्यतः बंगाल से। हाथी हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल से, और ये हो जाएगा तुर्की, अरब और रूस से घोड़ा हो जाएगा। सल्तनत कालीन कानून में शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। किस पे? शरीयत, कुरान और हदीस पर। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत होता था, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता है, यानी कि 2 बार, सप्ताह में 2 बार, यानी कि 7 दिन में कितना बार? 2 बार न्याय के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई बोलते हैं। लगान जो होता था ना, उसको लागू करने वाला जो प्रणाली था, निर्धारित करने वाला प्रणाली, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मुक्ताई। भूमि की नाप जोक करने के कारण क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता है। यानी कि नाप जोक करके तब टैक्स लेता था, उसको हम लोग बोलते थे मसाहत, और लगान जो निर्धारित करता था उसको बोलते थे मुक्ताई, ठीक है। इसकी शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन। यानी कि नाप तोल करके तब टैक्स लेता था, तो उसका शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि, जो केंद्र के अधीन रहता था उसको खालसा भूमि। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि को खालसा। अलाउद्दीन ने दान में दी गई भूमि को छीन कर खालसा भूमि में क्या कहता है? दान में दिया गया भूमि कौन कौन सा था? दान में जो है ना दिया गया भूमि, यहीं पे तो है, मिल्क, इनाम और वक्फ। मिल्क, इनाम और वक्फ में दी गई भूमि को ना खालसा भूमि में बदल दिया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इनाम, मिल्क और वक्फ, ठीक है। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। मतलब दिल्ली सल्तनत का पूछेगा ना बंदरगाह कौन था, तो यही देवल। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, पूरे एकदम राष्ट्र। अपना तो जो दिल्ली भारत में, बांग्लादेश आसपास में है, दूसरा जैसे ईरान उसमें आता था, अफगान, अरब सब आता था, सबके लिए सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा हो गया? देवल। इस तरह हो गया। इसमें से जैसे है स्थान और प्रसिद्ध कारण, जैसे सरस्वती अच्छी किस्म की चावल के लिए, सरस्वती किससे है? तो सरस्वती अच्छी किस्म के लिए चावल। अहिलवाड़ा हो गया व्यापारियों का तीर्थ स्थल, अहिलवाड़ा किसको बोल देते? व्यापारियों का तीर्थ। सतगांव हो गया रेशमी रजाइयों के लिए, सतगांव हो गया रेशमी रजाई। आगरा हो गया नील उत्पादन के लिए, और बनारस हो जाएगा सोना चांदी व जड़ी काम। बनारस किससे? सोना चांदी। आगरा हो जाएगा नील उत्पादन, सतगांव हो जाएगा रेशमी रजाइयों, अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल, और सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए। और कुछ बचा क्या इम्पोर्टेंट है? ये हो गया, कंप्लीट हो गया क्या?